दोस्तों, आज की कहानी है जवान बेटी के सामने जब पिता ने मनाया अपनी पत्नी के साथ शादी की 64वीं सालगिरह। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह से 10 बार नहाने को कह चुकी पापा से, अभी किचन से निपटी तो देखा फिर मोबाइल हाथ में लिए चेस खेल रहे। अब मेरा पारा 7वें आसमान पर था। पापा 11 बज गए, अभी मोबाइल से मन नहीं भरा? नहाते क्यों नहीं? फिर खाने का वक्त हो जाएगा। कुछ तेज आवाज में मैंने पापा को डांट सी लगाई। हाँ भाई, जा रहा हूँ, गेम से एक्टिव तो करने दो। हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। काम निपटा लिया है तो 2 मिनट चैन की सांस ले लो, आराम से बैठो, बातें करो। घड़ी तो रोज ही 11 बजाती है, इसमें क्या खास है बताने को? सच कहते हैं बच्चे, बात बात पर चिड़चिड़ाती हो, उम्र हो चली है तुम्हारी। यूँ बात बेबात गुस्सा करोगी तो बीपी बढ़ जाएगा। मेरी बात को हवा में उड़ाते हुए पापा ने मुझे ही 4 बातें पकड़ा दी। क्या करूं, कैसे पार पाऊं इनसे? मन ही मन बड़बड़ाती हुई मैंने माथा पकड़ लिया। मम्मी को गए 2 साल बीत चुके थे। 64 सालों बाद जब जीवन संगिनी बिछड़ी, तभी शायद वे इस रिश्ते की गहराई समझ पाए थे। मम्मी के सामने बुढ़ापे तक मस्त मौला बने रहने वाले पापा, उनकी बड़ी से बड़ी चिंता को भी हंसकर उड़ा देने वाले पापा, अब ज़्यादातर खामोश रहने लगे थे। पहले तो वे कभी किसी बात की टेंशन ही नहीं लेते थे। इन सब कामों के लिए तो मम्मी थी। पापा का काम तो सिर्फ अपनी कमाई को मम्मी के हाथ में रखना भरा था। उसके बाद वे पलटकर यह भी नहीं पूछते थे कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया, महीने में आखिरी में कुछ बचा है या नहीं, अगर नहीं तो कैसे काम चल रहा है। उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब ना था। ये सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए उनकी श्रीमती जी यानी हमारी मम्मी जो थी, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले पापा ऑफिस के बाद शाम को रैकेट हाथ में घुमाते हुए फैक्ट्री के क्लब जा पहुंचते थे। वहां से लौटते तो 2-4 दोस्त साथ में होते। अब जमती देर रात तक चेस की बज्जियां और बीच बीच में आती आवाज़, बिटिया हिंदू जरा चाय बना लो। अब उस जमाने में बिस्किट और नमकीन तो कभी कभार की बात होती, लिहाजा घर में बना नाश्ता या तरह तरह के पकौड़े का दौर चाय के संग चालू रहता। मम्मी कभी कभार चिढ़ भी जाती। पूछते भी नहीं है कि घर में चाय पत्ती बेसन है या नहीं, बस बैठे बैठे फरमान जारी कर दिया, बिटिया चाय दे जाना। उनकी इस शिकायत पर वे जोर से हंस पड़ते। भाई, हम तो अपनी सारी तनख्वाह अपनी होम मिनिस्टर के हाथ में सौंप देते हैं। अब क्या सामान है क्या नहीं, इसकी चिंता हम क्यों पाले? उनके ऐसे जुल्मों पर मम्मी देर तक बड़बड़ाती रहती। पापा की बेखबरी का आलम यह था कि कई बार तो उन्हें हम बच्चों की क्लास तक पता नहीं होती थी। किसी मेहमान के पूछने पर वे हमें आवाज़ लगाते और अपनी क्लास बताने को कहते। इधर पापा से बिल्कुल उलट मम्मी की दुनिया सिर्फ अपने घर और बच्चों तक ही सीमित थी। उन्हें अपने अलावा सभी की फिक्र थी। सांवले सलोने मुखड़े और आकर्षक नए नक्श की स्वामिनी हमारी मम्मी बेहद सरल, सुघड़, मेहनती और मितभाषी थी। मम्मी की तस्वीर जेहन में आते ही आंखें सजल हो उठी। मेरी जननी, प्रथम गुरु, मार्गदर्शक, राजदार, सखी, सहेली और भी न जाने वे क्या क्या थी। जब तक वे रही कभी कभार घर गृहस्थी के फेर में यादों व नज़ारों से ओझल हो भी जाया करती थी। लेकिन जब से वे गई, एक भी पल मैंने उन्हें अपने से अलग नहीं पाया। माँ का रिश्ता शायद होता ही ऐसा है कि जब तक हमारे पास होता है हम उसकी महत्ता से अनजान रहते हैं, लेकिन उसके खो जाने के बाद पल पल उसकी कमी का गम हमें सताता है। क्या हुआ बेटा? पापा की आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग की। नहा धोकर वे मेरे सामने खड़े थे। कुछ नहीं पापा। अपने आंसुओं को जब्त करती मैं उठ खड़ी हुई। 85 साल में दिनों दिन वृद्ध होते पापा को मैं एक भी पल उदास नहीं देखना चाहती थी। उन्हें खाना देकर मैं अपने कमरे में चली आई। मन बहुत भारी हो रहा था।
तो अलमारी से पुरानी एल्बम खोलकर बैठ गई। जैसे जैसे उसे पलटती जा रही थी, अनगिनत यादों का जखीरा सा आंखों के आगे तैर रहा था। नौकर जब्बार के साथ आलू के चिप्स बनाती मम्मी, गाय का बच्चा होने के समय उसे गुड़ की दलिया बनाकर खिलाती मम्मी, अपनी सखियों संग होली के रंगों में रंगी मम्मी, मेरी शादी में हर फंक्शन में, खासकर कन्यादान के वक्त मंडप के नीचे पापा के साथ बैठी मम्मी, हर फोटो के साथ उस वक्त की यादें ने मेरी अंदर भावनाओं का ज्वार ला दिया था। एल्बम के पन्ने पलटते हुए मैं हिचकियां लेकर रोने लगी। तभी पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस तरह रोते देखा तो जहाँ भी होंगी दुखी हो जाएंगी। जाओ हाथ मुंह धो लो, चाय बनाकर लाए हूँ, पियो और तरोताजा हो जाओ। पापा मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेर रहे थे। पता नहीं, पर उन्हें देख, उनकी समझाइश पर अमल कर मैं जल्द ही सहज हो मुस्कुराने लगी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, आराम करूँगा थोड़ा, कहते हुए पापा हॉल में सोने चले गए। सच कितने बदल गए हैं पापा, व्यवहार में भी कुछ मम्मी सी झलक आने लगी है। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि कभी फपक पड़ेंगे, इसलिए शायद मैंने खुद को तुरंत कंट्रोल कर लिया था। अचानक ही दिमाग में मम्मी की शिकायतें घूमने लगी। बिटिया देखो, तुम्हारे पापा मेरी जरा भी सुध नहीं लेते। कितनी बार कहा मोबाइल में भजन लगा दो, मगर नहीं। समाचार देखते रहेंगे, ये न्यूज़ चैनल वाले भी एक ही खबर 50 बार दिखाते हैं। नहीं तो बैठकर 4 लोग बहस के नाम पर लड़ते ही रहेंगे। अब बच्चों को तो फुर्सत है नहीं मेरे पास बैठकर बात करने की। कभी कहती हूँ साहब तनिक बैठ जाओ मेरे संग, कुछ बातें करो, मगर नहीं, दिन भर चेस की किताब पढ़ेंगे। कोई पकड़ में आ गया तो रात 11 बजे तक खेलते रहेंगे। मगर क्या मजाल जो मेरे पास 2 मिनट बैठकर प्यार से बतिया लें। माँ के उम्र के साथ पापा से उनकी शिकायतों की फेहरिस्त भी बढ़ती जा रही थी। पापा को समझाने जाओ तो वे उल्टे माँ पर ही सारा ठिकारा फोड़ देते। तुम्हारी मम्मी का कुछ नहीं किया जा सकता। धीरे बोलो तो सुन नहीं पाती, और जोर से बोल दो तो कहती है चिल्ला काहे रहे हो, बहरी हूँ का। अब बताओ बेटा क्या करूँ। जब भी पास बैठो पुरानी कहानियाँ लेकर बैठ जाएगी और गड़े मुर्दे उखाड़ती हुई मुझसे लड़ने लगेगी। फिर मनाते बैठे उन्हें पूरा दिन। तो अगर पापा का पक्ष लो तो मम्मी को, और मम्मी का पक्ष लो तो पापा को बुरा लग जाता। फिर मेरे पास सिवा चुप होने की कोई चारा ना बचता। दरअसल पहले मम्मी के पास इन सब बातों के लिए वक्त ही नहीं रहता था। शरीर में भी भरपूर शक्ति थी, पूरा दिन काम करती थी और रात को बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में समा जाती थी। लेकिन बुढ़ापे में दिनों दिन अशक्त होती काया के कारण उनसे ज़्यादा काम सधता न था। 30 पर बरसों से घर गृहस्थी की चिंता झेल रहा उनका शरीर भी हाई बीपी, शुगर, शारीरिक सूजन आदि कई बीमारियों का शिकार हो चुका था। इधर हम बच्चे भी बड़े होकर अपनी अपनी उड़ान ले चुके थे। बस कभी कभार वार त्योहार या किसी अन्य ज़रूरत पर ही घर जाना हो पाता था। ऐसे में पापा के साथ अकेली रह रही मम्मी किसी से 2 बातें करने को भी तरस जाती थी। ऊपर से उन्हें कानों से भी कम सुनाई देने लगा था, इसलिए ज़्यादा टीवी वगैरह भी नहीं देख पाती थी। शारीरिक अक्षमता के चलते बीमारी और अकेलेपन का दंश झेलती मम्मी की सहन शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। लिहाजा छोटी छोटी बातों पर अक्सर ही वे चिड़चिड़ा रहती। हालांकि उनकी ऐसी हालत देख पापा में थोड़ा सा ही सही बदलाव तो आया था। जिंदगी भर एक गिलास पानी भी अपने हाथों से उठाकर न पीने वाले पापा अब घर के छोटे मोटे काम स्वयं ही निपटा लेते थे, जिनमें सुबह की चाय बनाना, कपड़े सुखाना, बिस्तर तहा कर रखना, साग सब्जी वगैरह काट देना आदि शामिल थे। फिर भी पूरा जीवन जिम्मेदारी से पूरे गुजारने वाले पापा मम्मी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाते थे। सो उनकी आपसी खटर पटर चलती ही रहती। बावजूद इसके
उन दोनों के बीच बेशुमार प्यार था जो एक दूसरे की चिंता में झलकता दिखाई देता। जहाँ तबीयत में जरा सा सुधार होते ही मम्मी उनका मनपसंद खाना बनाकर उन्हें प्यार मनुहार कर खिलाती, वहीं हम लोगों का मम्मी को जरा सा भी कुछ कह देना पापा को बिल्कुल बर्दाश्त न होता। इस तरह समय के साथ उनका प्यार और भी गहरा हो चला था। उफ़ो नाना, थोड़ा धीरे गाओ ना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तभी मिक्की की तेज आवाज़ से मेरा ध्यान भटका। तुझको देखा है मेरी नज़रों ने, तेरी तारीफ हो में मगर कैसे? पापा ऊंची आवाज़ में तान ले रहे थे। मम्मी प्लीज़ नाना को समझाओ ना, परसों से मेरे एग्ज़ाम हैं। बेटी ने अब मुझे आवाज़ लगाई। उठने ही लगी थी कि पापा की बड़बड़ाहट सुनाई दी। चैन से गाना गाना भी मुश्किल है। यह सुनकर हंसी आ गई। सच पापा के इस शौक को कैसे भूल गई मैं। इस खूबसूरत गीत ने मुझे उस प्यारी शाम की याद दिला दी जिस दिन मम्मी पापा की शादी 64वीं सालगिरह थी। पापा ने मम्मी की आंखों में झांकते हुए एक प्यारा गीत हम सभी को सुनाया था और मम्मी ने शर्माते हुए तेरे नैनों ने मोह लिया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने गाया था। कितनी सुंदर लग रही थी वे उस दिन।